वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अर्शद तहसीन। आप देख रहे हैं गल्फ पाकिस्तान। हॉट टॉपिक में आपकी खिदमत में हाजिर है। लगता है कि आम इंतखाबात की तैयारियों का आगाज शुरू कर दिया गया है और इसके अलावा जानते हैं मुल्क की माशी सियासी सूरत हाल किस दोराहे पे आ खड़ी है। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है साजिद अली साजिद साहब, उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम आयशा, आपको भी अस्सलाम वालेकुम और देखने वाले सभी नाजरीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। साजिद साहब, मुझे ये बताएं कि सुनने में आ रहा है, देखने में तो नहीं अभी तक आया, लेकिन इत्तलात मिली है, उड़ती उड़ती खबर आई है कि आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू हो चुकी है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या ये ऐसा मुमकिन है इस वक्त या अभी नहीं? जी आयशा, मैं आपको इस सिलसिले में एक सबसे पहले तो गल्फ पाकिस्तान की तरफ से खबर देना चाहूंगा कि बहुत से बाखबर जराए से ये मालूमात मिली हैं कि मुल्क में अगली जो मरदमशुमारी है उसका आगाज होने जा रहा है चंद ही दिनों में। और इस सिलसिले में मुख्तलिफ स्कूल टीचर्स और बाकी जो कुछ इदारों के जो लोग हैं उनकी ट्रेनिंग सेशन का आगाज कर दिया गया है। और ये एक बहुत बड़ी खबर है, ये नाजरीन को हम दे रहे हैं गल्फ पाकिस्तान की जानिब से कि वो बहुत से टीचर्स को और बहुत से लोगों को हायर कर लिया गया है जो अगली हमारी मरदमशुमारी है वो चंद ही दिनों में इंशाल्लाह ये मे बी कल या परसों से उसकी ट्रेनिंग सेशन का आगाज कर दिया जाएगा कि उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपने कैसे मरदमशुमारी करनी है और कैसे खाना शुमारी करनी है, कैसे रायशुमारी करनी है। और फिर इससे हमें एक तो ये पता लगेगा कि पाकिस्तान की आबादी इस वक्त किस दोराहे पे जा पहुंची है और कितनी हो चुकी है। गलबन जब लास्ट हमारी मरदमशुमारी हुई थी तो उसमें 22 करोड़ का फिगर आया था, लेकिन अब देखते हैं कि पाकिस्तान की आबादी किस कदर बढ़ चुकी है। तो ये तैयारियों का आगाज भी हो चुका है और इससे एक नवीद फूटती है कि लगता है कि जो हमारे मुख्तलिफ हल्के हैं उन्होंने इंतखाबात के लिए कमर कस ली है। और दूसरा ये कि जो कल रात आपको पता है जो मामलात हुए हैं कि पीटीआई के चौधरी परवेज इलाही साहब ने पंजाब के वजीर आला का जो है ना वो दोबारा एतमाद का वोट हासिल किया है। और एतमाद का वोट हासिल करने के बाद जो अगली सूरत हाल है वो बड़ी दिलचस्प होने जा रही है। सर क्या दिलचस्प होने जा रहा है, कुछ व्यूअर्स से शेयर करें। जी बिल्कुल, ये भी आपको बताता चलूं कि अगली जो सूरत हाल है, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं असम्बलियों की तहलील कर दूंगा और अगली सूरत हाल इसी तरफ जा रही है, क्योंकि इमरान खान साहब ये बिल्कुल अपना ऑथेंटिक फैसला कर चुके हैं, बिल्कुल पक्का फैसला कर चुके हैं कि वो दोबारा जो है ना इंतखाबात की तरफ जाएंगे। अगर वफाकी हुकूमत इंतखाब की तरफ नहीं जाती तो वो कम से कम अपने दो सूबों में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में असम्बलियां तोड़कर इंतखाबात की राह हमवार करेंगे। अच्छा सर, मुल्क की माशी और सियासी सूरत हाल इतनी खराब होती चली जा रही है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? जी आयशा, मैं आपको एक और खबर दे दूं कि ये देखें, ये कुछ ये इंडिकेशंस हुआ करते हैं कि इंडिकेशंस अब किस तरफ जा रहे हैं। अब देखें, इंडिकेशंस में कुछ इंडिकेशंस ऐसे भी आ रहे हैं कि जिसमें पीडीएम की जमातों में आपस में थोड़े से इख्तिलाफात शुरू हो रहे हैं और इख्तिलाफात अब बढ़ते जा रहे हैं। जैसे एमक्यूएम ले लें, और एमक्यूएम के हवाले से मैं आपको एक बड़ी खबर और भी दे दूं कि एमक्यूएम और पाक सरजमीन पार्टी का आपस में इत्तेहाद हो चुका है। एका कर लिए दोनों ने, फिर से एका हो गया। और काफी दिनों से जो गवर्नर सिंध है वो लगे हुए थे इस बात कि जनाब हम किसी तरीके से जो सिंध में जितनी भी एमक्यूएम की जमातें हैं या एमक्यूएम के जितने भी धड़े हैं उन सबको इकट्ठा करेंगे। तो उसका पहला जो है ना वो जो पहला जो एक पॉइंट हिट हुआ है वो ये कि पाक सरजमीन पार्टी वो एमक्यूएम पाकिस्तान में जो है ना वो जम हो चुकी है और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को जो है ना मुस्तफा कमाल साहब ने तस्लीम कर लिया है। और मुस्तफा कमाल साहब ने एक बयान भी जारी कर दिया है और उन्होंने ये कहा है कि हम अब खालिद मकबूल साहब के ज़ेरे निगरानी जो है ना वो काम करेंगे और सियासत में आगे मिलके बढ़ेंगे। तो इस तरह ये देखें, ये एक पैंतरे थे जो इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे किए जा रहे थे। हालांकि पहले ये बातें भी गर्दिश में थी कि जो पाक सरजमीन पार्टी है वो पीटीआई के साथ इलाक करेगी और पीटीआई के साथ मिलके आइंदा इलेक्शन की तरफ जाएगी। लेकिन ये अब देखते हैं कि किस करवट ऊँट बैठता है। अब ये जाहिर सी बात है इसके पीछे मुख्तलिफ हल्के भी होंगे और ताकतवर कुव्वतें भी होंगी जो एमक्यूएम की तमाम जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने जा रही है। अच्छा सर, ये तो सियासी वो पार्टीबाजी तो होती रहेगी कि कौन किसके साथ मिल रहा है, ये तो सियासतदानों का खेल है कि कौन किससे जा मिले, कोई पता नहीं चलता इलेक्शन होने तक। लेकिन आम इंतखाबात होने तक हम यही कह सकते हैं कि सब पार्टीज जो है ना अवाम का सोचें, सारी सियासतदानों का अवाम का सोचना चाहिए। ये बात आप दुरुस्त कह रही हैं, होना तो ऐसे चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की जो सियासत है ना वो बिल्कुल
ایک عجیب صورتحال اختیار کر چکی ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب الیکشن کمیشن کے بارے میں بہت کچھ کہتے ہیں، اور الیکشن کمیشن نے عمران خان صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے، تو وہ وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ عمران خان صاحب نے ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی ہے، بلکہ بہت سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ کنٹمپٹ آف کورٹ کی ہے، یہ عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی ہے، کیونکہ صرف جو وارنٹ گرفتاری جاری کرنا وہ صرف عدالت کا کام ہے، الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے۔ اچھا سر، کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا عمران خان صاحب کو یا لیکن جو اس وقت کرائیٹیریا سر اٹھا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا تو پھر ملک میں ایک افراتفری کی سی صورتحال پیدا ہو جائے گی، جو کہ ادارے کبھی بھی نہیں چاہیں گے، کیونکہ عمران خان کی جو مقبولیت ہے اس وقت وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ اور دوسری طرف اگر ہم ملک کے معاشی حالات کی طرف جائیں تو ملک کے معاشی حالات اس وقت بہت دیگر گوں کی صورتحال اختیار کر چکے ہیں۔ جی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی کچھ دن قبل جنیوا میں ایک پاکستان کے سلام متاثرین کے لیے دنیا بھر سے ایک ڈونر کانفرنس منعقد کی گئی ہے، جس میں پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب نے شرکت کی، وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی شرکت کی، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے قوم کو ایک خوشی کی خبر سناتے ہوئے کہا کہ $9 بلین کے قریب جو ہے نا وہ ہمارے پاس اکٹھے ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ خوشی کی خبر تو ہے، بالکل بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ اس کا جو طریقہ کار ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ پاکستان کے قرضوں کے لیے یہ رقم نہیں ہوگی، اور دوسرا یہ کہ پاکستان میں یہ رقم جو ہے وہ 2-3 سال کے عرصے میں جا کے آئے گی، جا کے کہیں، اور پھر یہ لوگ اپنی ایک پالیسی مرتب کریں گے جس کو اقوام متحدہ جو ہے نا وہ اپنی زیر نگرانی جو ہے نا وہ کلیئر کرے گی، اور اس کا ایک روڈ میپ بنایا جائے گا کہ کس کس علاقے میں انفراسٹرکچر کھڑا کرنا ہے، کس علاقے میں سکولز چاہیے، کس علاقے میں صحت کی سہولتوں کے لیے ہاسپٹلز چاہیے، کس علاقے میں کوئی اور چیزیں جو ہے نا جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وہ ہوں گی تو وہ لگیں گی۔ اور دوسرا یہ کہ بہت سے جو جس طرح ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، اسلامک بینک ہے، اور اس طرح سعودی عربیہ، اور ان لوگوں نے مطلب یہ جو ہے امداد کے ساتھ پاکستان کو جو مدد کی ہے اس میں پاکستان کو یہ آسان شرائط پہ قرضہ دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ آسان شرائط پہ قرضہ ہے جو کہ پاکستان نے ریٹرن کرنا ہے۔ جو اگر آپ اس چیز کو دوسری طرف لیں کہ ان پیسوں کو ہم استعمال کر کے پاکستان کا جو ڈیفالٹ ختم کرنے کی طرف جو ہے نا وہ یہ قدم، اور پاکستان کے جتنے بھی قرض ہیں جو دوسرے ممالک سے لیے ہوئے ہیں وہ ادا کرنے میں استعمال کریں گے تو یہ نہیں ہوگا، یہ بالکل۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کو بنے اتنا عرصہ ہو گیا، ابھی تک پاکستان سٹیبل کیوں نہیں ہو سکا؟ ایکچولی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایک تو پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جتنی بھی جماعتیں آتی ہیں وہ جماعتیں جو ہے نا وہ کسی نہ کسی کی مرہون منت ہوا کرتی ہیں، تو وہ پھر ظاہر سی بات ہے اپنے مرہون منت جو لوگ ہوا کرتے ہیں ان کی طرف بھی دیکھتے ہیں، اور پھر جو بدقسمتی ہے پاکستان میں مختلف قسم کے کاکٹیلز بن گئے ہیں، مختلف قسم کے جو ہے نا وہ قبضہ گروپ مافیاز ہیں جو اپنے آپ سے اوپر کسی کو جانے نہیں دیتے، تو اسی طرح پولیٹیشنز کی مجبوری ہو جاتی ہے، اور پولیٹیشنز کی مجبوری ہوتی ہے تو وہ بیوروکریسی کو جس طرح کے وہ چاہتے ہیں آرڈرز دیتے ہیں، تو پاکستان میں اس سے ایک کرپشن کا جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک انسٹیٹیوٹ متعارف ہوا ہے، اور اس کرپشن نے پاکستان کا اس قدر بٹھا بٹھا دیا ہے کہ پاکستان کے جو عام عوام ہیں، جو غریب عوام ہیں، جن کے لیے حکومتوں کو کچھ کرنا چاہیے، جن کے لیے گورنمنٹس کچھ کریں، وہ نہیں ہو پاتا، اور وہ جو ہے نا وہ اشرافیہ کی جیب میں وہ سب کچھ چلا جاتا ہے، جس سے پاکستان کے جو غریب طبقہ ہے وہ مزید غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ سیاست دانوں کا سیاست میں آنا صرف پیسہ کمانا ہے؟ ان کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہے، یا وہ پھر عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے اب تک تو جو لگتا ہے کہ سیاست میں آنا صرف پیسہ کمانا ہے۔ ایکچولی میں نے اپنے اسکول کی کتب میں ایک بات پڑھی تھی کہ ڈیموکریسی مینز دا گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل، بٹ بدقسمتی سے پاکستان میں یہ چیزیں بالکل صرف کتابوں کی حد تک محدود رہ گئی ہیں۔ پاکستان میں کرپشن کا جو ایک کرائٹیریا ایک بہت تیزی سے پروان چڑھا ہے، اس کرائٹیریا نے پاکستان کی نہ صرف معیشت ڈبو دی ہے بلکہ پاکستان میں اخلاقیات کی جو قدریں ہیں وہ بھی ختم کر دی ہیں۔ تو اب اخلاقیات کی طرف لوگ اور اپنے مرنے کی طرف اور اپنی اگلی منزلوں کی طرف لوگ بالکل بھی نہیں دیکھتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بس یہ دنیا ہی ہے، یہاں پہ اپنے آپ کو جتنا ایویلویٹ کر لیں، جتنا اپنے آپ کو ہائی فائی اور جینٹری کے لوگ ہو کے دکھائیں، وہی چیزیں ہمارے ساتھ اگلے
जहान में भी चली जाएंगी। जी, जी। मैं बदकिस्मती से एक बात कहना चाहूंगा कि हमारी जो अशराफिया है, जो हमारे वो लोग जो गरीबों का हक खा जाते हैं, जो गरीबों के लिए कुछ भी नहीं करते और गरीबों के साथ वो सलूक करते हैं जिनकी वजह से आज हमारे जो गरीब हैं गुर्बत की उस चक्की में चले गए हैं कि उनके लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल नामुमकिन हो गया है। तो वो लोग ये समझते हैं कि शायद ये दौलत जो है ना अगले जहां भी हमारे काम आएगी, और ये हम जो रिश्वत है ये मुख्तलिफ फरिश्तों को देकर भी शायद अपनी मंजिलें आसान कर लेंगे वहां पे उनके लिए। सर ये तो आपने कमाल बात कर दी, फरिश्तों को भी रिश्वत देकर मंजिल आसान कर लेंगे। ऐसा होता नहीं है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप इंसानों के लिए आसानियां पैदा करें। अगर आपके पास कुछ है तो सदका ज़कात किसी की हेल्प करें, इसी से जिंदगी की अगली मंजिल आसान होती है। फरिश्ते रिश्वत कभी भी नहीं लेंगे और यहाँ का माल यहीं पे रह जाएगा। जी बिल्कुल। सर मुझे ये बताएं कि आजकल जो गरीब आवाम आटा चीनी को तरस गई है, आटा तो मेन है, अगर वो रोटी नहीं खा सकेंगे तो किसको सपोर्ट करेंगे? तो पार्टीज लीडर्स ये क्यों नहीं सोचते कि जिन लोगों के पास खाने के लिए रोटी मौजूद नहीं है, खाने के लिए ना कोई चीनी है ना कोई पानी है, बुनियादी एशिया खुर्दोनोश उनके घर मौजूद नहीं है, तो वो किस तरह सपोर्टर बन सकते हैं? क्या सियासतदान इस सोच से आ रही है? क्या वो इस पॉइंट पे सोच नहीं सकते कि हम जिस अवाम पर हुक्मरान बनना चाहते हैं उनको बुनियादी सहूलियात तो फराहम की जा सके? एक्चुअली इस बारे में मैं ये कहूंगा कि ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में जो ग्रास रूट लेवल हुआ करता है ना, वहां से जो है ना हमारे हुक्मरान कोई भी नहीं गया। ये सब सोने के चम्मच लेके पैदा हुए हैं, जैसे बिलावल जरदारी साहब कह लें, मरियम नवाज साहिबा कह लें, ये सब सोने के चम्मच लेके पैदा हुए हैं। इन्हें गरीबों की जो परेशानियां हैं, गरीबों के दुख तकलीफों का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। वो लोग ये समझते हैं कि पता नहीं लोगों के पास, और मैं अक्सर मुशाहिदा जो करता हूँ वो ये कि बहुत से गरीब आवाम के पास, आप यकीन करें बिजली के बिल और किराया देने की तो बहुत दूर की बात है, उनके पास तो जो हमारी ग्रोसरी है वो खरीदने की भी जो है ना अहलियत नहीं हुआ करती। और इस कदर वो परेशान और इस कदर, और बहुत से लोग ये चीजें सोच के जब उन्हें मालिक मकान या दूसरे लोग जो बिजली वाले इदारे हैं या दूसरे लोग हैं जब उन्हें तंग करते हैं तो वो फिर कुछ कर नहीं सकते, तो मजबूर होकर वो खुदकुशी की तरफ चले जाते हैं, सुसाइड की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि कौम में इस वक्त मायूसी फैलती चली जा रही है। और क्योंकि बहुत ही ज्यादा इस कदर आटे का, जैसे आपने जिक्र किया, इस वक्त अगर हम आटे की पोजीशन की तरफ चले जाएं तो आटा कम से कम 160-170 रुपए पर केजी जो है ना वो मिल रहा है, और वो भी मार्केट में दस्तयाब नहीं है। जो मजदूर 200 कमाता है दिहाड़ी का, वो कैसे खरीदेगा आटा? लेगा प्याज लेगा, क्या लेगा? कहीं अगर आटा मिल भी जाता है तो उसके लिए हमारे हुक्मरानों ने हमें इतनी लंबी लाइनों में लगा दी है कि ट्रक खत्म हो जाता है और बेचारों की बारी भी बिल्कुल नहीं आती। सर क्या कहते हैं कि सियासतदानों को एक दिन गरीब करके न गुजारा जाए, उनको दिखाया जाए कि किस तरह वो जिंदगी गुजारते हैं। काश उनके स्टेटस से नीचे लाके उनको दिखाया जाए ताकि उनके अंदर एहसास पैदा हो सके। आयशा, काश ऐसा मैकेनिज्म पाकिस्तान में होता, लेकिन बात यह है कि एक न एक दिन तो ये सब कुछ उनको पता चल जाएगा, क्योंकि उस वक्त जब वो बड़े का ऑर्डर आएगा ना, जो बड़ा इस कायनात को संभाल रहा है, मैं उसके जिक्र कर रहा हूँ, किसी इदारों का जिक्र नहीं कर रहा, जब बड़े का ऑर्डर आएगा तो फिर सबको पता चल जाएगा। हालांकि बहुत से अल्लाह तबारक व तआला हर इंसान को इंडिकेट देता रहता है, किसी को बीमार करके इस्लाह के लिए, किसी को बीमारी की सूरत में, किसी को उसके खानदान की सूरत में, किसी को एक्सीडेंट की सूरत में, किसी को ऐसी औलाद की सूरत में जो बिल्कुल उनका कहना भी नहीं मानती, और इस तरह करके तो वो औलाद के लिए या अपने लोगों के लिए तो बहुत कुछ कर देते हैं, लेकिन वो गरीब अवाम का जहां से उन्हें दुआएं मिलनी है, जहां से उन्हें वो एक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक रहमत और एक ब्लेसिंग मिलनी है, जो जिसका सुकून वो महसूस ही नहीं कर सकते। मजबूरन गरीब आदमी तो आखिर बर्दाश्त कर ही लेता है, क्योंकि वो शुरू से गुर्बत की चक्की में पिसता हुआ आ रहा है। तो इन लोगों को अगर खुदा न खास्ता ऐसा प्रॉब्लम जब आते हैं तो फिर ये लोग वो फिक्रा कहने की जरूरत करूंगा कि अब पछताए कि हो जब चिड़िया चुगी खेत। तो ये मामला बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे तशरीफ लाए, थैंक यू वेरी मच जी। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। Subscribe Gulf Pakistan.